हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम फॉर्म्स ऑफ बेनिफिशरीज की बात करेंगे। यानी एक्चुअली ये माइक्रो फाइनेंसिंग सेक्टर के अंदर जो बेनिफिशरीज हैं उनको किस किस कैटेगरीज में ये फाइनेंस मिल सकता है, और कुछ एक मॉडल्स को देखने की कोशिश करेंगे जिसमें बैंक डायरेक्टली नहीं तो किसी इनडायरेक्ट रूट से इन एक्सक्लूडेड सेक्शंस को कैटर कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास ग्रुप आ रहा है दैट इज़ जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। इसमें जो लोन है वो एक ग्रुप को मिलता है जिसमें 4 से 10 तक इंडिविजुअल हो सकते हैं, और ये जो लोन होता है वो म्यूचुअल गारंटी पे चल रहा होता है। यानी कहीं ना कहीं एक ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है, और टीम मेंबर्स जो हैं इसमें वो सब एक दूसरे को नो, दे आर नोन टू ईच अदर। और इसमें हम एक सोशल प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक भी मेंबर इनमें से कहीं कोई लोन लेने के बाद उसको मिसयूज़ करता है और डिफ़ॉल्ट करता है तो वो कहीं सोशल प्रेशर के अंदर आके वो रीपे करे। अब आप इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखेंगे। यहाँ आप देखें, जो हमारी पिछली कुछ वीडियोज़ है उसमें हमने देखा कुछ फार्मर्स ने सुसाइड किया आंध्र प्रदेश में। वो रीज़न यही था कि उसमें लोगों को बैंक के ऑफिशियल से उतनी हरासमेंट नहीं फील हो रही थी जितनी वो लोकल अपने टीम मेंबर्स की रिपीटेड रिक्वेस्ट और परसुएशन की वजह से गिल्ट फीलिंग में चले गए। ठीक है, तो इसके कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं क्योंकि आप टीम में काम कर रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इमरजेंसी में एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। लेकिन जब कोई आदमी रिपीटेटिव डिफ़ॉल्ट करे तो या तो उसे ग्रुप से बाहर निकाला जा सकता है सो दैट करेक्टिव एक्शंस लिए जाए, इंटेंशनल डिफ़ॉल्ट हो तो, या फिर उसके लिए आप कुछ एक और वे आउट्स निकालें जिससे कि इस टाइप के क्लाइंट्स को हम लोनिंग नहीं कर सकें आगे। इसमें म्यूचुअल गारंटी की बात इसलिए क्योंकि वो लोग आपस में एक दूसरे को एज ए गारंटर दिखा रहे हैं। तो डिफ़ॉल्ट होगा तो इंस्टीट्यूशन के लिए तो लॉस नहीं है, लेकिन उनके मेंबर्स के लिए लॉस हो सकता है। बाकी इसमें आप देखें कि आपको जो सेगमेंट से आपने डील करना है वो फार्मर्स हैं, उनकी वाइफ्स हैं, रूरल वर्कर्स हैं, और मतलब टेनेंट्स हैं, जो मतलब इस इन सब कैटेगरीज में हैं। तो ये कहीं ना कहीं निगलेक्टेड सेगमेंट है। और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप की अभी बात करके हटे। वैसे ही जो दूसरा ग्रुप हमारी आज के डिस्कशन में आ रहा है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब ये है कि उन लोगों ने, जो गांव के लोग हैं, उन्होंने आपस में खुद से मिलके इनिशिएट किया और एक ग्रुप फॉर्म किया है जो कि खुद अपनी मदद करना चाह रहा है, जिसमें वो सेविंग भी कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे जिसको ज़रूरत पड़े वो उसमें से पैसा उधार भी ले सकता है। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप इनिशिएट करने के बाद अगर ये लोग ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हैं, अपने से या किसी बैंक की ट्रेनिंग की वजह से ये ग्रुप फॉर्म करके अपना काम शुरू किया है इन्होंने, तो उस सिचुएशन में हम इनको भी लोन दे सकते हैं। इसमें और पहले वाले में डिफरेंस ये है कि जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में हम पूरे टीम मेंबर्स को को ऑब्लिगेंट बना देते हैं, अंडर ऑब्लिगेशन डाल देते हैं, बट सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऐसा नहीं होता। इसमें इंडिविजुअल्स को, जो टीम में आ रहे हैं हमारे पास, पूरी टीम को लोन दिया जाता है, बट हर कोई अपने लोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी मेंबर्स कि यहाँ गारंटी नहीं लगी। नो डाउट वो एक दूसरे को जानते हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं ठीक से, बट कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है। बट यहाँ पे भी वो एलिमेंट ऑफ प्रेशर, सोशल प्रेशर एग्जिस्ट करता है। पहले वाले में जो था वहाँ थोड़ा सिवियर था क्योंकि लोगों को आपके लिए देना पड़ेगा, यानी अगर आप ग्रुप मेंबर है, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो शायद इसमें जो प्रेशर पड़ेगा पेयर मेंबर्स का वो उतना नहीं होगा, बट होगा तो ज़रूर इसमें भी कुछ ना कुछ। तो ये जनरली ये जो हम ग्रुप्स बना रहे हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, बेसिकली कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरियल ओरिएंटेशन की वजह से हो रहा है। वहाँ के लोगों के रिसोर्सेज शॉर्टफॉल हो रहे हैं और हमें इस टाइप के ग्रुप को फाइनेंस करने की ज़रूरत है। लोन की रिक्वायरमेंट्स जो होती है ज़्यादातर शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और इन सब के कॉमन इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि एक को तो मिल नहीं सकता। सेल्फ हेल्प ग्रुप में आपको एक ग्रुप में ही आना पड़ेगा। तो जो नीडी लोग हैं वो आपस में मिलके एक ग्रुप फॉर्म करते हैं और फिर ग्रुप से आगे बढ़ के लोन लेते हैं। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ कोलैटरल, यानी इसमें कोई लोन के लिए कोई सिक्योरिटी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। और एसएचजीज और बैंक्स का मॉडल इंडिया में नबार्ड ने 1992 में इनिशिएट कर दिया था। और जब आप ऐसे बैंक से डायरेक्टली लोन लेने की कोशिश करते हैं एसएचजीज, तो वो बड़ा कंसेशनल मिलता है। बट माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन बड़े कॉस्टली है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बैंक्स की पेनिट्रेशन नहीं है रूरल इंडिया में। जो कोऑपरेटिव बैंक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी लेंडिंग कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड है। तो हमें उनके अल्टरनेटिव्स कुछ चाहिए। या तो कमर्शियल बैंक विलेजेस में जाके ब्रांचेस खोले, बट उसमें उनको बड़ा कॉस्टली पड़ेगा ये।
कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाएगी, लेकिन जो बेनिफिशियरी है अल्टीमेटली उसको कैसे बेनिफिट पहुंचाया जाए, तो कहीं ना कहीं माइक्रो फाइनेंसिंग के रूट से इन एरियाज़ को केटर किया जा रहा है, और रिस्क फैक्टर होने की वजह से इन पे थोड़ा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑन अ हायर साइड है, जो थोड़ा सा वनरेबल लगता है, यानी सिचुएशन को और एडवर्स कर रहा है। बट जो आपके पास है दो चॉइसेस, या तो बिल्कुल नहीं या तो कुछ, तो एटलीस्ट हमने स्टार्ट किया है विद हाई फाइनेंसिंग रेट्स, और वहाँ इमरजेंसी में हम असिस्ट कर रहे हैं। बट ये जो रेट्स हैं माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस की, ये मनी लेंडर्स और साहूकार्स के रेट से तो ऑलमोस्ट आई फील लाइक हाफ या वन थर्ड ही होंगे। तो उससे चीज़ें थोड़ा सा इन लाइक पुअर पीपल के फेवर में जा रही है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर से डील कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऑलमोस्ट हाफ है। ठीक है, लेट्स गो फॉरवर्ड। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने एक मॉडल की बात की है जिसमें हम लोनिंग करना चाह रहे हैं, वही बॉटम ऑफ पिरामिड सेगमेंट को जो पावर्टी के आसपास है। ये जो ग्रामीण मॉडल लेके आए हैं आज हम डिस्कशन में, ये मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेश में एक्सपेरिमेंट किया और बहुत सक्सेस उन्हें मिली। जब उन्होंने इनिशिएट किया ये मॉडल तो शुरू में बहुत क्रिटिसिज्म हुई, क्योंकि उन्होंने कन्वेंशनल बैंकिंग के उल्टे जाके ये काम किया। मतलब उन्होंने सारे जो एजम्पशंस हैं वो सब दरकिनार करते हुए बहुत रिस्क लेके छोटे से फाइनेंस से इनिशिएट किया। क्योंकि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कोलेट्रल का कंसेप्ट ख़त्म कर दिया। इससे पहले सारे बैंक्स जब भी लोन करते थे तो कोलेट्रल सिक्योरिटी मांगते थे, बट इन्होंने वो सारा सिक्योरिटी का एलिमेंट ख़त्म किया। इन्होंने वो दिखाया कि अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हो तो वो ट्रस्ट फैक्टर पे ही वो वापस से आपको आके आपका पैसा इंटरेस्ट समेत वापस करता है। तो उन्होंने लेडीज़ को टारगेट किया और एंटरप्रेन्योरियल ओरिएंटेशन वाली लेडीज़ को टारगेट किया, तो जिससे कि वो बॉटम ऑफ पिरामिड सेगमेंट में बहुत सारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। लोगों ने अपने लाइक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किया, और इन लेडीज़ ने अपने हस्बैंड्स को हाउस इनकम में सप्लीमेंट किया। बहुत बढ़िया रहा एक्सपेरिमेंटेशन। तो वहाँ पे अब जो है ये ग्रामीण मॉडल बड़ा सक्सेसफुल हुआ, और वहाँ से फिर उन्होंने ये वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ ने वहाँ से उठा के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, जैसे इंडिया में भी ये हुआ। बट इंडिया में हम इसको थोड़ा सा उस टाइम पे अगर देखें तो हमारे यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक्स हुआ करते थे, अभी भी हैं, नंबर्स बहुत कम हो गए हैं, उस टाइम बहुत थे तो अभी बहुत कम हो गए हैं। मर्जर्स हो रहे हैं इन रीजनल रूरल बैंक्स के। तो इनका मॉडल भी वही था कि आप गांव में ब्रांच खोलते हैं, तो वो छोटा बैंक जो है, जो आपका रीजनल रूरल बैंक है, वो किसी पब्लिक सेक्टर बैंक से कनेक्टेड रहेगा। पब्लिक सेक्टर बैंक जो भी उसका एक तरीके से स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहेगा, वो उसके स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए काम करेगा। कैपिटल, जहाँ तक कैपिटल की ज़रूरत है, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक तीनों को मिलके ये कैपिटल लाना था। तो स्टाफ की ट्रेनिंग भी हो रही है और कैपिटल भी आ रहा है, और इसको हम विलेजेस में लोकेट करवा रहे हैं कि वो पर्टिकुलर एरिया के बैकवर्ड एरियाज़ को अपने बाकी शहरों के बराबर लेके आ सके। तो वॉज अ गुड मॉडल, अभी भी वो चल रहा है, लेकिन वही है, वहाँ पे कम्पिटिटिवनेस नहीं है, थोड़ा सा मार्जिन नहीं है, हेंस बिजनेस इज़ नॉट गुड। आगे काम करते हैं। ये रूरल एरिया की अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा है। अगला जो मॉडल है वो है रूरल सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये बेसिकली आप जो भी देखेंगे अभी तक हम बात कर रहे हैं वो ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। और हाँ, इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर ये सोसाइटीज़ रजिस्टर होती हैं। जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रजिस्टर हुई हैं वो इनिशियली अपना मॉडस ऑपरेंडी बताती हैं कि वो रिसोर्सेज पुल इन करेंगे, फिर उसके हिसाब से वो उसी को यूटिलाइज करेंगे। लेकिन अगर रिसोर्सेज कम पड़ेंगे तो एक्सटर्नल सोर्स से वो फाइनेंसिंग करवाएंगे। तो ये रूरल एरियाज में भी इस टाइप के कोऑपरेटिव्स के लिए पहले बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी, ये लोग जाके पहले अवेयरनेस क्रिएट करते हैं मॉडल के लिए, फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बाद ये लोग उन लोगों को फिर इवैल्यूएट भी करते हैं कि क्या ये सस्टेन कर पाएंगे। तो उसके बाद स्क्रूटनी, पूरे स्क्रूटनी प्रोसेस के बाद फाइनली जो लोग क्वालिफाई कर पाते हैं तो उनके लिए फाइनेंसिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो इज़ अ गुड मॉडल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।